अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बखैर आफियत होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में से बोहर एटॉमिक मॉडल की स्टडी का एक सब पार्ट है और के हवाले से एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। स्टूडेंट, मैंने उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही ब्रीफ अंदाज में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो डाटा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इस डाटा को आप एज इट इज़ याद कर लेते हैं या इसी के रेलेवेंट इस किस्म का डाटा बना के याद करते हैं तो उम्मीद है कि आप गुड मार्क्स सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास जो इस डाटा के मुतालिक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बना हुआ है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट, जो अंकल बोहर थे उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो थी उसके मुतालिक हाइड्रोजन एटम को अपना रोल मॉडल बनाया था और कहा था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो उसके रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस डेटा में उसको कैलकुलेट करना सिखाया गया है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंसर डेटा है उसमें लिखा हुआ है सॉल्यूशन की सूरत में, यहाँ पे मैंने बना के लिखा है बोहर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट, nth मीन कोई भी ऑर्बिट, सपोज्ड ऑर्बिट, वो पहला फर्स्ट मोस्ट जो वेरी फर्स्ट ऑर्बिट है वो भी लिया जा सकता है और कोई भी सपोज्ड ऑर्बिट लिया जा सकता है जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर पाया जा सकता है उसको, या फिर उसकी काउंटिंग भी की जा सकती है। जो वेरी फर्स्ट होगा उसको n=1 एंड अप टू सो ऑन, और इस अंदाज में उनको nth ऑर्बिट के हवाले से समझा जा रहा होता है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई। कंसीडर करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर चार्ज ई नेगेटिव है, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Ze+। जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज जो है वो है Ze+ और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ई नेगेटिव। Z क्या है? ये हमारे पास प्रोटॉन नंबर की काउंटिंग है और चूँकि ये जो है हाइड्रोजन एटम उसके अंदर प्रोटॉन जस्ट एक ही है, लिहाजा n जो है वो Z=1 भी हम पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक बात आप जहन में रखिए कि जब कोई से दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पाए जाते हैं ना, तो उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है। दो अपोजिट चार्जेस, जैसे कि मिसाल है कि एक मकनातीस का एक पार्टिकल और दूसरा मकनातीस का पार्टिकल, ये आपने एक दूसरे के साथ मखसूस फासले पे हैं और इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फ़ोर्स है जो कि फ़ौरन से थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे प्लस चार्ज है न्यूक्लियस की सूरत में, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की सूरत में। दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको हम कूलम फोर्स के साथ रिलेट करते हैं। कूलम फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन present between two charges is directly proportional to magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस है इनके दरमियान, ये इस डिस्टेंस को हम इस वे में इस सर्कुलर ऑर्बिट का इस रेडियस कंसीडर करते हैं और यही इनके दरमियान डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा जब हम इस चीज़ को कूलम फोर्स के साथ रिलेट करेंगे। तो मैंने कूलम फोर्स के साथ इसको रिलेट इसलिए नहीं किया कि वो हमारा इस डाटा का हिस्सा नहीं है, जस्ट हमने इसका थोड़ा सा डाटा, थोड़ी सी कनेक्शन इसके साथ बताना है कि यहाँ पे वही फिज़िक्स के अकॉर्डिंग्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स पाई जा रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को डिनोट किया जा रहा है इस इक्वेशन के साथ। यहाँ पे इसके चार्जेस जो हैं उनके जो साइंस हैं उनको इग्नोर कर दिया गया है और जैसे यहाँ पे Q1 यानी जैसे हम बात करते हैं ना वो फोर्स, कूलम फोर्स की, F=K Q1 Q2 /r²।
Q1 Q2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहते हैं। यहाँ पे भी ये वाला चार्ज जो है प्रोटॉन के केस का है, ये इलेक्ट्रॉन के केस का है, दोनों चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई होके अपने जो साइंस हैं उनको इग्नोर करके स्क्वायर हो जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात आपको ज़हन में नशीन करनी होगी कि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्जेस के पाए जाने की बेस पे, बेशक कि वो एक न्यूक्लियस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के चार्जेस तो हैं ना। तो साथ ही ये वाला जो सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन हर एक स्टेप पे इस सर्कुलर ऑर्बिट से अवे जाना चाह रहा है, यानी इस सर्कुलर ऑर्बिट को डिसओबे करना चाह रहा है। मतलब ये इस कैद से आज़ाद होना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन के, ये इस ऑर्बिट में मुसलसल सर्कुलर वे में ही मूव करे। लिहाजा ये जो स्पॉट्स हैं छोटे छोटे, इन स्पॉट्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसलेशनल मोशन में जाना चाहता है, मीन लीनियर मोशन अडॉप्ट करना चाहता है। और वो वाली फोर्स जो कि इसको प्रिटेंड करती है, यानी इसको मजबूर करती है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट को डिसओबे कर जाए, इससे निकल जाए, बर्खास्त हो जाए, वो वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। यानी जब कोई भी पार्टिकल जब एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो वो वाला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। और जो दूसरी बात है कि हर एक पॉइंट पे वो वाला पार्टिकल चाहता है कि वो इस सर्कल से आज़ाद हो जाए, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इन दोनों फोर्सेस ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो हम अगर इसको इक्वेशन 1 कहें, इस फोर्स को F जो डिनोट की ये mv² और R, और दूसरी ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करें, देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विच इक्वल इन स्ट्रेंथ टू कोलम फोर्स। इसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है इसके अंदर कि एक और फोर्स भी यानी कोलम फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इस अंदाज में दोनों को कंपेयर करें ना, तो यहाँ से mv² इज इक्वल टू z²4πε0r²। यहाँ से हम चाहते हैं mv² को निकालना। ठीक है, एक्चुअल में तो हमने रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी ये बात वाज़ेह है। तो यहाँ से स्टेप वाइज हम रेडियस पे भी पहुँचेंगे। तो mv²/r को हमने उड़ा दिया इसके स्क्वायर के साथ, एक r बचा बाकी इधर वाली साइड पे, mv² इज इक्वल टू z²4πε0r। यहाँ पे r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया गया है एट दी एंड। अब ये जो r है ये हमें हेल्प आउट करेगी, यानी ये जो r की वैल्यू है, सॉरी, ये हमें हेल्प आउट करेगी कि r की वैल्यू कितनी निकलती है, r की एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी निकलती है, इन चीज़ों को हमें समझना होगा। z जो है ये प्रोटॉन नंबर है, जो E है ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान स्पेस है खाली, इस खाली जगह की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी ही है जिसको एप्सिलॉन नॉट के साथ डिनोट किया जाता है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हम ज़ाहिर करते हैं 8.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जूल एंड पर मीटर के साथ। ठीक है, अब तमाम फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो साथ में जो वेरिएबल चीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ v² है, यानी ये सारे के सारा हिस्सा जो है ये कांस्टेंट है। इसकी इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और साथ में v को देखना होगा। अब यहाँ पे ये जो रेडियस है इसका ताल्लुक वेरिएशन बेसिस पे वो वेलोसिटी के साथ है। तो यहाँ पे ये वाली बात ये जाहिर करती है, दिस इक्वेशन कन्वेज द आइडिया दैट इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियरर द न्यूक्लियस। अब इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये वाला एक इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है और ये वाला यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सोर्स प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रेडियस है। अब जब ये रेडियस ये इलेक्ट्रॉन इस ख़ास सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो यहाँ से कुछ ऐसे अंदाज में यानी ये रिवॉल्व कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन। अब इससे ये वेलोसिटी जो है वो तेज़ तर है, ये क्या ज़ाहिर कर रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करीब तर मूव कर रहा है। अगर इसका ये रेडियस वैल्यू बढ़ा दी जाए, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस है और ये इस डायरेक्शन में यानी इस फॉर्म में ये बड़े से ऑर्बिट के अंदर इसने मूव करना है, तो ये स्लोली मूव करेगा ऐसे ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ से रेडियस का अंदाज़ा लगाने के लिए
रेडियस का अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम रेडियस को रिलेट करेंगे वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस बड़ा होगा, और वेलोसिटी अगर लोअर होगी तो रेडियस स्मॉलर होगा। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन सी है, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें फिगर में नंबर चाहिए वेलोसिटी का, तो वो तो एक कंपैरिजन है कि वेलोसिटी ज़्यादा होनी है तो हमने यही समझना रेडियस स्मॉलर है, ठीक है। और ये चूँकि ये न्यूमेरिकल ये फिगर में नंबर आएगा यहाँ से इन कांस्टेंट के हवाले से, और ये एक वेरिएबल सिचुएशन है, लिहाजा इस मसले से निपटने के लिए इस वेलोसिटी फैक्टर को किसी और फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर से हमें रिलेट करना होगा। इसके मुतल्लिक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि ये जो वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन है, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द वेलोसिटी को डिटरमाइन करना पॉसिबल तो है ऑफ इलेक्ट्रॉन रादर, बल्कि इट विल काज डिफ़िकल्टीज़, यानी ये वाली वेलोसिटी को समझना ये हमें डिफ़िकल्टी की जानिब लेके जा सकता है। वाइल एज्यूमिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस को एक्यूरेटली नंबर फिगर के साथ समझने में ये वेलोसिटी वाला फैक्टर जो है ये डिफ़िकल्टीज़ काज कर सकता है, और एग्जैक्टली हम रेडियस की वैल्यू को शायद ना पहुँच पाएँ। लिहाजा वो यूज़ बोहर्स पोस्टुलेट विच इज़, हमें बोहर के एक पासुलेट को देखना होगा। बोहर के जो पासुलेट्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें एक बात लिखी हुई है वाज़े कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एक एंगुलर मोमेंटम वैल्यू को लेके रोटेट कर रहा होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम वैल्यू जो है वो डिनोट की जा सकती है mvr = NH/2π। ये पास्टुलेट में ये वाली बात मेंशन है। तो mvr ये इलेक्ट्रॉन का वो एंगुलर मोमेंटम है, और इसके हवाले से जो फिगर है उसको हम उसके NH/2π के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ से हमने निकालनी है v की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ से इस v की वैल्यू को एलिमिनेट करना चाह रहे होते हैं। तो v = NH/2πmr आ जाएगा। इसका स्क्वायर हमें लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा इधर स्क्वायर ले लें। ये इस n का स्क्वायर हो जाएगा, s का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, m² r²। अब यहाँ पे ये वाली v² की वैल्यू को हमें पुट करना होगा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ v² फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 z²/4πε0 m इंटू m n² i²/4πε0 4π² m² r²। अब यहाँ से देखें ना, ये वाली जो वैल्यू मैंने ब्लू मार्कर्स के साथ, ब्लू कलर के साथ डिनोट की है, ये v² की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से यानी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 के साथ कैंसिल, पाई के साथ, पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, और m इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा नीचे वाली साइड पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, यानी एक डिनोमिनेटर ये है और ये है, तो इससे नीचे वाले जी जो चीज़ है उसमें बचने वाली जो सिचुएशन है वो है पाई m और r²। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये ऊपर जाने लगी है। क्यों भला, बटे का बटा दरअसल क्या होता है, न्यूमरेटर। हाँ जी, तो ये वाली जो नीचे वाली जो सिचुएशन है ये ऊपर चली जा रही है, पाई m r² ओवर ε0 n² h²। अब यहाँ पे ये वाली बात हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए r की एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे r कुछ कंफ्यूज डामाडोल है, लिहाजा हमने r को जब साइड पे निकालना है तो जो चीज़ निकाली जा रही है उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो r = ε0 n² h², ये वाली चीज़ वो इधर चले जाएगी, ये इधर रहेगी, ये वाला जो ऊपर वाला जो मटेरियल है वो नीचे डिवीजन की फॉर्म में खड़ा होगा। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन के केस में, हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन नंबर =1 होता है, लिहाजा z = 1 हो गया, और बाकी जो है यहाँ पे r = ε0 h² ओवर पाई m e²। हमने n को थोड़ा सा साइड पे कर दिया है। n जो है ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर वेरी फर्स्ट ऑर्बिट है तो n = 1 होगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n = 2 होगा। उसी रेशियो से स्क्वायर लेते जाएंगे, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमारे सामने कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, ε0 की वैल्यू को पता है, h² मैक्स कांस्टेंट की वैल्यू को पता है, पाई की वैल्यू को पता है, m की वैल्यू नोन है, e जो है उसकी वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी नोन है। तो यहाँ से ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे सामने कांस्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो n की वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, ε0 की वैल्यू ये पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.64 क्रॉस 10⁻34 के राउंड अबाउट वो पुट करेंगे, पाई जो है उसकी वैल्यू m mass ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10⁻31
किलोग्राम वो पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो पुट करेंगे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम। पुट करने के बाद जो इन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.529 क्रॉस 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पे 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है, वो हम अब इसकी जगह पे हम एंगस्ट्रॉम लगा लेंगे, यानी 10⁻10 मीटर नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे और यहाँ पे साइड पे हम रख लेंगे एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया। अब अगर हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 हो तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। जब एन इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब R1 है, वेरी फर्स्ट ऑर्बिट कंसीडर किया जाएगा, जो कि मतलब कंसीडर ये किया जाएगा कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ ही पाया जाने वाला वेरी फर्स्ट सबसे पहले वाला ऑर्बिट, और उसके जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका जो रेडियस होगा उसको हम डिनोट करें R1 के साथ, और वो आएगा 0.529। इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं आमतौर पे 0.53 एंगस्ट्रॉम। और R2 जो होगा वो यहाँ पे R2 मीन सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड किया जाना है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है। ये मेंटेन रहेगी वैल्यू, जस्ट एन स्क्वायर की जगह पे हम 2 स्क्वायर पुट कर देंगे सेकेंड ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे जो है ना R2 इज इक्वल टू 2.11 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से R3 जो है वो 4.57। R3 कैसे आया, जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे सेम इसी इक्वेशन के अंदर, यानी यहीं पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। 9 इस 0.53 या 0.529 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो R3 इज इक्वल टू 4.75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालते जाएं तो जो क्लोज़र ऑर्बिट्स के जो रेडियसेस हैं, रेडियाई हैं, वो लोअर वैल्यू रखेंगे, लेसर डिफरेंस दैन दैट ऑफ हायर ऑर्बिट्स रेडियस डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन हमें क्या बताता है, सेकेंड ऑर्बिट इज़ 4 टाइम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दैन फर्स्ट ऑर्बिट। जो सेकेंड ऑर्बिट होगा, मीन यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्बिट हम बनाएंगे वो फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम अवे चला जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ वो वाला ऑर्बिट लाई करेगा। ठीक है, यानी 4 टाइम अवे उसको बना के हमने ये चीज़, इससे हमें ये समझ आती है कि सेकेंड ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम अवे होगा, और ये बात यहाँ पे वाज़े भी है। ये सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है और ये 4 टाइम है, 2 2s आर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू ये है। तो सेकेंड ऑर्बिट R स्क्वायर उसका रेडियस जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट से 4 टाइम अवे होगा, परे होगा, पर जाके खड़ा होगा। तो अब उसके साथ ही सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट इज़ 9 टाइम्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट। इस अंदाज में अगर क्वेश्चन आप एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो है वो एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।